तुर्कमान और इस्यात के दरमियान इस जहन्नम नुमा इलाके में जहां सुल्तान अयूबी के 4 छापामार भूले भटके पहुंच गए थे, सूरज उफक के करीब चला गया था। छापामारों के कमांडर अल नासिर की आंख खुली, वो उठ बैठा। दोनों लड़कियां जाग रही थीं। अल नासिर के दिल पर घबराहट तारी हो गई। उन लड़कियों में से एक ने उसके साथ ऐसी बातें की जिनसे जाहिर होता था कि वो उसके साथियों के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगी। फिर भी अल नासिर डर गया। बड़ी लड़की ने कहा, इन्हें जगाओ, हमें दूर जाना है। अल नासिर ने पूछा, हमें रास्ते पर डालकर चली जाओगे? लड़की ने कहा, तुम सब हमारे साथ चलोगे, हमारे बगैर तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। अल नासिर ने अपने साथियों को जगाया। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की से कुछ कहा। वो उठी और दूसरे घोड़े के साथ बंधे हुए थैले से कुछ निकाला। पानी का मशकीजा खोला। मशकीजे का मुंह खोलकर उसने थैले में से जो चीज निकाली थी वो मशकीजे में डाल दी। उसे हिलाया और मशकीजा अल नासिर को देकर कहा, पानी पी लो, मंजिल तक शायद पानी न मिले। अल नासिर और उसके साथियों ने पानी पी लिया। बड़ी लड़की ने चारों को कुछ खाने को दिया। कुछ देर गुजर गई तो लड़कियों ने थैले और मशकीजे घोड़ों की जीनों के साथ बांध दिए। सूरज नीचे जा रहा था। अल नासिर ने बुलंद आवाज से कहा, तुमने इस जगह को जहन्नम कहा था, यहाँ तो सब्जाजार है, तुमने हमें इतनी जल्दी यहाँ किस तरह पहुंचा दिया? उसके तीनों साथी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। बड़ी लड़की ने पूछा, क्या तुम तीनों को भी सब्जाजार नजर आ रहा है? एक ने कहा, हम सब्जाजार में बैठे हैं। दूसरे ने कहा, क्या तुम हमारी जान तो नहीं लोगे? तुम जिन्नात में से हो। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम तुम्हें इससे ज्यादा हसीन खित्ते में ले जा रहे हैं। बड़ी लड़की ने अल नासिर और उसके साथी को पहलू बपहलू बिठाकर दोनों के गिर्द अपने बाजू लपेट दिए और बोली, मेरी आंखों में देखो। दूसरी लड़की ने अल नासिर के दूसरे 2 साथियों को उसी तरह आमने सामने बिठाकर अपने बाजू उनके गिर्द डाले और उन्हें अपनी आंखों में देखने को कहा। चारों छापामारों के कानों में बड़ी लड़की की मुतरन्नम आवाज दाखिल हो रही थी, ये तुम्हारी बहिश्त है, इन फूलों के रंग देखो, इनकी महक सूंघो, इनमें जो परिंदे उड़ रहे हैं वो देखो कितने खूबसूरत हैं, चश्मे देखो, उनका शफाफ पानी कितना मीठा है। लड़की की आवाज जादू की तरह उन चारों की अक्ल पर और आंखों पर और तमाम हिस्सों पर गालिब आती जा रही थी। अल नासिर ने बाद में हसन बिन अब्दुल्लाह को जो बयान दिया था उसमें उसने बताया था कि लड़कियों की आंखों में देखकर उन्हें पानी के शफाफ चश्मे नजर आए। उनके रेशम जैसे बाल जो उनके शानों पर बिखरे हुए थे किसी बड़े ही दिलकश पौधे की फूलदार बेलें बन गई और उन्होंने अपने आप को एक बाग में पाया जिसके हुस्न को और जिसके फूलों के रंगों को बयान नहीं कर सकता। वहां रेत और मिट्टी के लंबे लंबे टीले नहीं थे, रेगजार नहीं था, हरे भरे दरख्त और पौधे थे और नीचे मखमल जैसी घास का फर्श था। रंग बरंगे परिंदे फुदक और चहचहा रहे थे और वो उस बहिश्त में चले जा रहे थे। वो चारों मखमल जैसी घास पर चले जा रहे थे। वो दर हकीकत रेत थी, कहीं कहीं जमीन सख्त भी थी और वो चारों एक गीत गुनगुनाते जा रहे थे। दोनों लड़कियां उनसे चंद कदम पीछे घोड़ों पर जा रही थी। उनका रुख तुर्कमान की तरफ नहीं था जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज थी और जो इन छापामारों की मंजिल थी, बल्कि उनका रुख इस्यात के किले की तरफ था जहां हशीशीन का सरदार शेख सन्नान रहता था। अल नासिर और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि वो किधर जा रहे हैं। उनका ये एहसास मुर्दा हो चुका था कि वो जा नहीं रहे, उन्हें ले जाया जा रहा है। उनके पीछे पीछे जाती लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। ये बातें छापामारों के कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। सूरज गुरूब हो चुका था। छोटी लड़की ने बड़ी से कहा, तुम कहती हो कि रात कहीं कयाम नहीं करेंगी, क्या ये चारों रात भर पैदल चल सकेंगे? बड़ी लड़की ने कहा, तुमने पानी में इन्हें हशीश की जो मिकदार पिलाई है इसका असर कल शाम तक रहेगा और मैंने इन्हें जो खिलाया है वो तुमने देखा है। इनसे तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि सूरज निकलने से पहले हम इस्यात पहुंच जाएंगे। छोटी लड़की ने कहा, मैं तो इन्हें देख कर डर गई थी। ये तुम्हारा कमाल है कि तुमने इन पर काबू पा लिया और इन पर यह जाहिर किया कि हम जिन्नात हैं। ये मुसलमान जन्नात के वजूद को मानते हैं। बड़ी लड़की ने कहा, ये अक्ल का खेल था, मैंने इनकी जहनी हालत पर कब्जा किया था। इनके चेहरे और इनकी चाल ढाल देखकर मैं समझ गई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के फौजी हैं और रास्ते से भटक गए हैं। मैं ये भी समझ गई थी कि हमें देखकर ये चारों डर गए हैं। अगर हम डर जाती और औरतों की तरह बुजदिली का मुजाहरा करती तो ये चारों हमारे साथ वो सलूक करते जो तुम सारी उम्र न भूल सकती। इस वीराने में किसी को हम जैसी लड़कियां मिल जाएं तो वो उन्हें बहनें और बेटियां नहीं समझा करते। मैंने इनकी जिस्मानी हालत देखी, फिर मैंने मुसलमानों की ये कमजोरी सामने रखी कि जिन्नात के मामले में ये कौम तवहुम परस्त है। मैंने अपने आप को जिन बना लिया। इस जहन्नम में हम जैसी लड़कियों की मौजूदगी को इनकी अक्ल तस्लीम नहीं कर सकती थी। हमें वो तसव्वुर समझ सकते थे या जिन्नात।
मैंने उनसे जिस अंदाज से बात की उससे उन्हें यकीन हो गया कि हम जिन्नात हैं। मैं इस कौम की जज्बाती कमजोरियों से वाकिफ हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, जरा जल्दी सीख लो। हमने सैफुद्दीन जैसे चालाक आदमी को अपने इशारों पर नचा दिया। ये तो सिपाही हैं। छोटी लड़की ने कहा, मालूम नहीं क्यों इस फन में मैं कामयाब नहीं हो रही। मेरा दिल साथ नहीं देता। कोशिश करती हूँ कि तुम जैसे कमालात दिखा सकूं, लेकिन दिल से आवाज आती है कि ये फरेब है। बड़ी लड़की ने कहा, फिर तुम उन मर्दों के हाथों में खिलौना बनी रहोगी। तुम पहली बार बाहर निकली हो, मैंने देखा है कि तुम कामयाब नहीं हुई, तुम सिर्फ दाश्ता बनी रही। इस तरह तुम सलीब की कोई खिदमत नहीं कर सकती। तुम अपने जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर लोगी और ये मर्द तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि मुसलमान उमरा और हुक्मरानों के लिए तफरीक का सामान बने। हमें एक जादू बनकर उनकी अक्ल पर गालिब आना है। इन चारों फौजियों में तुमने तवहुम परस्ती की जो कमजोरी देखी है वो हमारे सलीबी उस्तादों और यहूदियों ने पैदा की है। तुमने देख लिया है कि मैंने इन्हें कितनी जल्दी अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने इन चारों से एक बात कही थी, ये मुझे मेरे उस्ताद ने बताई थी। वो ये थी कि इंसान एक लज्जत की पैदावार है और वो हमेशा उस लज्जत का ख्वाहां रहता है, उस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश भी करता है। हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों में लज्जत परस्ती उभारी जाए, क्योंकि यही इंसान की वो कमजोरी है जो उसे तबाही तक पहुंचाती है। तुम्हें वो रात याद नहीं जब सैफुद्दीन ने हमारी मौजूदगी में अपने एक सालार से कहा था कि वो इस पर गौर करना चाहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह कर ली जाए। मैंने उसी रात उसके दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया। छोटी लड़की ने कहा, इस याद पहुंच लें तो ये उस्तादी मुझ में भी पैदा कर दो। मुझे इस काम से नफरत सी होती जा रही है। मैं इन मुसलमान हाकिमों का खिलौना बनी रही, तुम दामन बचा लेती रही, मैं नहीं बचा सकी। कभी कभी कहीं भाग जाने का इरादा दिल में तड़पता है, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता और कोई पनाह नहीं मिलती। बड़ी लड़की ने कहा, सब कुछ सीख जाओगी। तुम्हें मेरे साथ तरबियत के लिए ही भेजा गया था। मैंने तुम्हारी कमजोरियां देख ली हैं, ये दूर हो जाएंगी। अल नासिर अपने साथियों के साथ चला जा रहा था। लड़कियों ने घोड़े उनसे आगे कर लिए ताकि ये चारों रास्ते से हट न जाएं। वो एक आवाज में गीत गाते जा रहे थे। रेत, मिट्टी और पत्थर उनके लिए घास बने हुए थे। छोटी लड़की ने कहा, इन्हें किसी दूसरी तरफ रवाना कर देना था। इन्हें सियात ले जाकर क्या करोगी? बड़ी लड़की ने कहा, अपने पीर उस्ताद शेख सन्नान के लिए इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार हैं और जासूस भी। मुझे खास तौर पर बताया गया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जासूस पकड़कर उसके जहन को अपने कब्जे में ले लो तो समझो कि तुमने उसकी फौज के 1000 सिपाही बेकार कर दिए हैं। अय्यूबी ने अपने छापामारों और जासूसों को जो तरबियत दे रखी है उससे वो औसत दर्जे इंसानों से बहुत ऊपर चले गए हैं। जिस्मानी लिहाज से उनमें गैर मामूली फुर्ती और कुव्वत बर्दाश्त होती है और जहनी लिहाज से ये अपने फर्ज के दीवाने होते हैं। इन चारों ने जो शब खून मारे और इस थकन के बाद सहरा में जो मुसीबत, भूख और प्यास बर्दाश्त की है वो कोई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी फौज में ये जज्बा नहीं है। इन चारों को मैं शेख सन्नान के हवाले करूंगी। उसके आदमी जो इस फन के माहिर हैं इन चारों को इसी जज्बे और जिस्मानी खूबियों को अपनी तरफ मुंतकिल कर लेंगे। तुम्हें शायद मालूम न हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, मगर कामयाब एक भी नहीं हुई। उन चारों को हशीश और उस्तादी के जरिए अय्यूबी के कत्ल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये उसके अपने छापामार हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। छोटी लड़की ने पूछा, क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इस तरह काबू नहीं पाया जा सकता जिस तरह सैफुद्दीन, गुमश्तगीन वगैरह को अपने कब्जे में लिया गया है? बड़ी लड़की ने कहा, नहीं। जो इंसान लज्जत से दस्तबरदार होकर एक मुकद्दस मकसद को दिल में बिठा ले उसे हम जैसी लड़कियां और सोने के अंबार रास्ते से नहीं हटा सकते। अय्यूबी एक बीवी का कायल है। नूरुद्दीन जंगी में भी यही खराबी थी कि सुल्तान होकर भी उसने घर में एक ही बीवी रखी और मरते दम तक उसका वफादार रहा। यही खराबी सलाहुद्दीन में है। कोशिश की जा चुकी है, उस पत्थर को मोम नहीं किया जा सका। फलस्तीन पर कब्जा बरकरार रखने का यही तरीका रह गया है कि अय्यूबी को कत्ल कर दिया जाए। छोटी लड़की ने कहा, मुझे ऐसे आदमी अच्छे लगते हैं जो एक औरत के वफादार रहते हैं। मैं सलीब की परस्तार हूँ और सलीब का मकसद समझने के बावजूद कभी कभी सोचा करती हूँ कि मैं किसी एक आदमी के दिल में उतर जाऊं और वो मेरे जिस्म और मेरी रूह का हिस्सा बन जाए। बड़ी लड़की ने उसे डांट कर कहा, अपने उस अजीम मकसद को सामने रखो जो तुम्हें सलीब ने दिया है। अपने हलफ को याद करो जो तुमने सलीब हाथ में लेकर उठाया था। मैं जानती हूँ तुम जवान हो और जज्बात पर काबू पाना आसान नहीं होता, लेकिन सलीब हमसे ये कुर्बानी मांग रही है। ये पुरसरार काफिला चलता रहा। अल नासिर और उसके साथी लड़कियों के घोड़ों के पीछे पीछे गाते, गुनगुनाते और कहकहे लगाते जा रहे थे। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी उनकी मंजिल करीब आती जा रही थी। ये लड़कियां कौन थीं?
یہ اسی قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ سن چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے، انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے، انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اپنے دشمنوں کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی، انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہ ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے اور اسے بھی اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیتے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھیں۔ سیف الدین سلطان ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لیں۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمے نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری درپردہ یہی کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ سیف الدین نے جنگل میں منگل بنایا، وہاں آندھی آئی۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ یک طرفہ تھا، میدان جنگ سلطان ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا، صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے، لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئیں۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں، ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے گئے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا، خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھیں کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت و خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اس سیات کا قلعہ تھی۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی، وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئیں اور اس علاقے میں داخل ہو گئیں جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق انہوں نے کامیاب اداکاری کی جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کی ساتھی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبززار، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی، وہ ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ حسن بن صباح کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا۔
अब 100 साल बाद शेख सन्नान उसका जानशीन था। ये गिरोह अब हशीशीन या फिदाई कहलाता था। बड़ी लड़की को इस काम की तरबियत हासिल थी। उसे यूं कह लें कि हशीश और बातों की मदद से अपने शिकार या मामूल को हिप्नोटाइज कर लिया जाता था। जितनी देर हशीश का नशा रहता वो आदमी उसी तसव्वुर को हकीकत समझता रहता जो उसके जहन में पैदा किया जाता। अल नासिर और उसके साथियों को उस लड़की ने अपने कब्जे में लेकर एक मकसद तो ये हासिल करना चाहा था कि ये चार उन पर दस्तदराजी न करें या उन्हें अपने साथ न ले जाएं। दूसरा मकसद उस वक्त उनके सामने आया था जब उसे पता चला कि ये सुल्तान अयूबी के उन छापामार जासूसों में से हैं जिनकी उसने बहुत शोहरत सुनी और जिनसे उसे डराया भी गया था। उसके तकरीबकार जहन ने सोच लिया कि इन आदमियों को शेख सन्नान के हवाले किया जाए, ये उसके काम आ सकते थे। उन दिनों सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का एक मंसूबा तैयार हो रहा था। इसी मकसद के लिए हर्रान का खुद मुख्तार हुक्मरान गुमश्तगीन क़िला अस्सियात में शेख सन्नान के पास था। तुर्कमान में मुजफ्फरुद्दीन के हमले को नाकाम करके सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों से कहा, अब जंग खत्म हुई है। उसने माल गनीमत समेटने का हुक्म दे दिया। माल गनीमत बेअंदाज था। गाजी सैफुद्दीन के रिहायशी कैंप से बेअंदाज सोना और नकदी मिली। दुश्मन की लाशों से भी नकदी और अंगूठों वगैरह की शक्ल में सोना मिला। दीगर साजो सामान और असलहे का कोई शुमार न था। सुल्तान अयूबी ने फौज के काम का सामान फौज में तकसीम किया। दूसरा हिस्सा दमिश्क और उन इलाकों के गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दिया जो मिस्र और शाम की सल्तनत में आ चुके थे। तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। एक यूरोपीय मौरख लैन पॉल के मुताबिक सुल्तान अयूबी ने उसी मदरसे में तालीम हासिल की थी। ये मौरख लिखता है कि तारीख में वाज़ेह शहादत मिलती है कि सुल्तान अयूबी ने माल गनीमत में से अपने लिए कुछ भी न रखा। दूसरा मसला जंगी कैदियों का था। ये सब मुसलमान थे। सुल्तान अयूबी ने उन्हें इकट्ठा करके कहा कि तुम मुसलमान हो और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए थे। तुम्हारी शिकस्त की वजह यही है। तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे मजहब के बदतरीन दुश्मनों के साथ दोस्ती करके उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। तुम्हारी दुनिया भी खराब हुई और आकिबत भी। अपने गुनाह बख्शवाने का यही एक तरीका है कि इस्लाम के सिपाही बन जाओ और अपने क़िबला अव्वल को आजाद करवाओ। सुल्तान अयूबी की ये तकरीर जोशीली और जज्बाती थी। जंगी कैदियों में बहुत से नारे लगाने लगे। उन्होंने अपने आप को सुल्तान अयूबी की फौज के लिए पेश कर दिया। इस तरह सुल्तान अयूबी की फौज में तरबियत याफ्ता सिपाहियों और ओहदेदारों का इजाफा हो गया। इसके बावजूद सुल्तान अयूबी ने पेशकदमी मुलतवी कर दी। फौज की तंजीम नौ की जरूरत थी। उसने दमिश्क और काहिरा से कुमक भी मंगवा भेजी। जख्मियों के इलाज का उसने वहीं इंतजाम कर दिया था। दरअसल मुजफ्फरुद्दीन के तसादुम ने उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी। इस्सियात का किला आज के लबनान की सरहद के अंदर है। एक मिस्री वाक़या निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद की तहरीर के मुताबिक किला इस्सियात हसन बिन सबाह के फिरके हशीशीन का मरकज और मुस्तकर था। उस किले में शेख सन्नान की हुक्मरानी थी जो हसन बिन सबाह का जानशीन था। उस किले में उसने कुछ फौज भी रखी हुई थी। इस्सियात जरा बड़ा किला था। उससे दूर दूर 3-4 छोटे किले भी थे जो शेख सन्नान के हशीशीन के पास थे। उन्हें ये किले सलीबियों ने दे रखे थे। सलीबियों की कोशिश ये थी कि हशीशीन को मुसलमान कायदीन के कत्ल के लिए और मुसलमान कौम की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हशीशीन जो इस्लाम का एक फिरका बनकर उभरना चाहते थे, किराए के कातिल बनकर रह गए थे। उन्होंने सलीबी लीडरों को भी कत्ल किया था। उन्हें नकदी देकर कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। सुल्तान अयूबी के दौर में सलीबियों ने उन्हें इतनी मराद दी कि उन्हें किले तक दे दिए। वो उनके हाथों नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करवाने की कोशिश करते रहे। नूरुद्दीन जंगी की मौत के मुताल्लिक मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान रंगरूट ने बाज मौरखों के हवाले से लिखा है कि ये हशीशीन की कारस्तानी थी। उसे धोखे में कुछ खिला दिया गया था जिससे वो चंद दिनों के बाद फौत हो गया। अब सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने के मंसूबे बन रहे थे। हशीशीन सलीबियों के हाथों में खेल रहे थे। उस सुबह सूरज अभी नहीं निकला था जब अल नासिर और उसके 3 साथी 2 सलीबी लड़कियों के साथ इस्सियात के किले के दरवाजे पर जा रुके। बड़ी लड़की ने कोई खुफिया अल्फाज बोले। थोड़ी देर के बाद किले का दरवाजा खुल गया और ये काफिला अंदर चला गया। अल नासिर और उसके साथियों को किसी के हवाले करके लड़कियां शेख सन्नान के पास चली गईं। वो हर पहलू से बादशाह था। उसका अंदाज और उसकी शान व शौकत बादशाहों जैसी थी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो बूढ़ा हो चुका है। उसे जब बड़ी लड़की बता रही थी कि वो कहाँ से आई है और उनके दोस्त सैफुद्दीन पर क्या बीती है, शेख सन्नान की नजर छोटी लड़की पर जमी हुई थी। शेख सन्नान ने बड़ी लड़की से तवज्जो हटाकर छोटी को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ आओ।
तुम जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो, मेरे पास बैठो। लड़की को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उंगलियां उसके बालों में फेरने लगा। बोला, तुम बहुत थकी हुई हो, आज मेरे पास आराम करना। उस लड़की ने शेख सन्नान को पहली बार देखा था। लड़की ने उसे घूर कर देखा, जैसे बूढ़े की ये हरकत उसे पसंद ना आई हो। वो सरक कर उससे दूर हट गई। शेख सन्नान ने उसे फिर बाजू से पकड़ा और इस तरह झटका देकर अपने करीब कर लिया, जैसे लड़की ने परे सरक कर उसकी तौहीन कर दी हो। उसने बड़ी लड़की से कहा, इसे हमारे मुतल्लिक किसी ने नहीं बताया कि हम कौन हैं और हमारी तौहीन कितना बड़ा जुर्म है। छोटी लड़की भड़क कर बोली, मैं आपकी लौंडी नहीं, मेरे फराइज में ये शामिल नहीं कि जो मुझे घसीट कर अपने साथ लगा ले मैं अपना आप उसके हवाले कर दूं। वो उठ खड़ी हुई, फिर बोली, मैं सलीब की गुलाम हूं, हशीशीन की खरीदी हुई नहीं। बड़ी लड़की ने उसे डांट दिया और खामोश रहने को कहा, मगर वो खामोश न हुई। बोली, मुझे मुसलमानों के हरम में इस शख्स ने नहीं देखा, मैंने कोई कोताही नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ सैफुद्दीन और उसके मुशीरों की अक्ल पर पर्दा डाले रखा, लेकिन मेरे फराइज में ये शामिल नहीं कि इस बूढ़े के साथ रहूं। शेख सन्नान ने कहा, अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो हम तुम्हारी ये गुस्ताखी कभी माफ न करते। फिर बड़ी लड़की को हिदायत देने के अंदाज से कहने लगा, इसे ले जाओ और इसे अस्सियात के कले के आदाब सिखाओ। बड़ी लड़की उसे बाहर छोड़ आई। उसने शेख सन्नान से कहा, आपकी नाराजगी बजा है, लेकिन हम अपने ऊपर वालों की इजाजत के बगैर हर किसी का हुक्म नहीं मान सकती। मैं चूंकि आपको जानती हूँ, इस कले में पहले भी आ चुकी हूँ। अब आपके काम के 4 आदमी फांस लाई हूँ, आपको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसने शेख सन्नान को अल नासिर और उसके साथियों के मुताल्लिक पूरी तफसील सुनाई। शेख सन्नान ने कहा, मैं इन आदमियों से पूरा काम लूंगा, लेकिन मैं इस लड़की को अपने साथ जरूर रखूंगा। बड़ी लड़की ने कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दें, वो कहीं भाग तो नहीं चली, क्यों ना मैं उसे आमादा कर लूं कि वो हंसी खुशी यहाँ आपके पास आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।